उनका माग तो प्रधानमंत्री का राजीनामा तो नहीं था, इस्तीफा तो नहीं था। उनका डिमांड था, बताओ हमें क्यों मारा, गोली सर पे क्यों मारा, इतने लोगों को क्यों मारा, उसने तुम्हारे साथ क्या मांगा था। सोशल पर्सन्स, कुछ पॉलिटिकल पर्सन्स, दे सबको दोनों मिलके नेपाल में क्रांति करने के ट्राई कर रहे थे। दे ऑल फेल्ड। उन सब लोगों ने मिलके बच्चे लोगों को ढाल बना दिया। हम्म। और नेपाल का जो संसद भवन है वो फूक दिए, सिंह दरबार वो फूक दिए, सर्वोच्च अदालत और सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग्स फूक दिए। नेपाल में गणतंत्र लाने के लिए बंदूक से नहीं, सड़क से विथ पीसफुल प्रोटेस्ट जेन वाई ने मेहनत किया है। अभी जो सड़क में गए हुए बच्चे हैं उनका पिताजी ने नेपाल में गणतंत्र लाए हैं। अगर वो भी गणतंत्र के विकल्प में गए और आर्मी नेपाल के गणतंत्र के विकल्प में गए तो जेनरेशन जे एक्स जेनरेशन जी और जेनरेशन वाई जी। दोनों ही सड़क पे आएंगे। 8 सितंबर 2025 की तारीख थी। आप सबने देखा कि नेपाल में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जिसे वहाँ के जेनजी लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था उस प्रोटेस्ट को। फिर हम देखते हैं कि 8 तारीख को ही वो प्रोटेस्ट वायलेंट होते हैं। उसमें पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई जाती हैं और 8 तारीख को खबर आती है कि 19 लोगों की इसमें जान चली गई है। इनमें ज्यादातर छात्र छात्राएं थे और स्कूल कॉलेज के ड्रेस में ये लोग आए हुए थे। फिर हम देखते हैं कि 8 तारीख के बाद जो जो कुछ भी नेपाल में, खास तौर पे राजधानी काठमांडू में हुआ, उसका रिएक्शन हमें 9 तारीख को दिखता है। 9 तारीख को ये प्रोटेस्ट और वायलेंट हो जाते हैं और उसके बाद अ, प्रधानमंत्री केपी ओली का इस्तीफा आता है। उससे पहले कुछ और मंत्रियों के इस्तीफे आते हैं, लेकिन 9 तारीख को केपी ओली का इस्तीफा आ जाता है। तो इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए कि आगे नेपाल में क्या हो सकता है और कौन अब आ सकता है प्रधानमंत्री के तौर पर, क्या वहां चुनाव होंगे, काठमांडू के मेयर के प्रधानमंत्री बनने की बात कही जा रही है, फिर ये भी कहा जा रहा है कि फिर से चुनाव हो सकते हैं। तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नेपाली मीडिया हाउस उकेरा .com के संपादक केपी ढुंगाना जी। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना वक्त दिया। बहुत धन्यवाद आपको। जी। सर, पहला सवाल तो मेरा यही है कि हाउ आर यू रीडिंग दिस सिचुएशन। मतलब कुछ लोग इसे क्रांति बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट पहले से प्लांटेड थे, और कुछ तो इसके पीछे किसी साजिश की भी बात करते हैं। तो आप किस तरह से इस पूरे प्रोटेस्ट को देखते हैं, इस आंदोलन को देखते हैं? ये मेरा हिंदी कैसा है मुझे मालूम नहीं, मैं प्रयास करता हूँ हिंदी में। देखिए, नेपाल में जब जब 10-10 वर्ष में एक एक क्रांति होता है नेपाल में। देखिए, 2036 का एक है ना, 2007 साल हुआ, 2015 साल, इसके बाद 2036 साल, 2046 साल, 2063 साल, 20 वर्ष हुआ था नेपाल में कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट। इट्स मे बी इट्स ऑलरेडी क्लोज्ड। पर नेपाल का जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनने जिस तरह से नेपाल में शासन चलाया था, जिस तरीके से उन्हें शासन किया, public didn't feel different with royalist or Hanarigans or autocratic government। दिखने में तो गणतंत्र है, पर राजशाही से कुछ भी डिफरेंट नहीं हुआ था। बेरोजगारी का दर वैसा ही, कुशासन वैसा ही, करप्शन वैसा ही। All politicals major leaders are playing in commission, नाफाखोरी। एक चिंगारी चाहिए था नेपाली सोसाइटी को, वो चिंगारी जेएनजी ने दे दिया। सर, अब हम देखते हैं कि 8 सितंबर को ये प्रोटेस्ट शुरू हुए और फिर ये 9 सितंबर को ही खत्म हो गए। इतना क्विक मूवमेंट नेपाल में इससे पहले कभी देखा नहीं गया था। इससे पहले ऐसा इतना शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कोई मूवमेंट हुआ नहीं था, कोई आंदोलन हुआ नहीं था। तो लोकतंत्र की जब मांग हो रही थी 2006, 2007, 2008, उस टाइम जो आंदोलन हो रहा है 2006 में खास तौर पे,
तो वो भी जो आंदोलन थे वो भी 1.5 हफ्ते चल पाए थे, लेकिन 9 सितंबर को पीएम ओली का इस्तीफा आ गया। तो मेरा सवाल ये है कि इतना क्विक आंदोलन क्यों रहा? क्या ओली इन प्रोटेस्ट को हैंडल नहीं कर पाए अच्छी तरह से? हाँ हाँ हाँ, वो देखिए, जेन जी जो जनरेशन जेड हम जो कहते हैं 18 बिलो का, 28 बिलो का, उनका मांग ज्यादा नहीं। उन लोगों ने गवर्नमेंट से एक क्वेश्चन पूछा, वेयर यू स्पेंड आवर टैक्स। हमने जो तुमको कर दिया है, वो कर तुम किस क्षेत्र में खर्च कर रहे हो? एंड दे एक्सपोज देयर that relatives, just like a daughter, sons, very luxurious life, they training nip baby और nip kids types hashtag, उनका ज्यादा मार्क कुछ नहीं था। हमें जवाब दो, हमने, हमारा परिवार ने, हमारा पापा ने, हमारे माँ ने तुमको जितना टैक्स दिया है, वो टैक्स तुमने किधर खर्च किया है? दे पीसफुली स्टार्ट देयर प्रोटेस्ट। एक बात जो इंडियन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में लिखी जा रही है, सवाल पूछा जा रहा है कि जब 8 तारीख को 19 छात्रों की मौत की खबर आ गई थी, तो प्राइम मिनिस्टर ओली ने उसी दिन इस्तीफा क्यों दिया? वो इंतजार कर क्यों उन्होंने अगले दिन का किया? क्या वो भांप नहीं पाए थे ऐसे हालात को कि ये प्रोटेस्ट इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे? इसकी क्या वजह थी? उसी दिन इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया 8 को? जब जेएनजी ने आंदोलन का आह्वान किया था, उस टाइम भी गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली नहीं लिया। दे इग्नोर देम। ये बच्चे लोग ये क्या करेंगे, सड़क में आएंगे, कुछ नाराबाजी करेंगे और घर चले जाएंगे, ये क्या करेंगे, इनको राजनीति का क्या समझ है? प्रधानमंत्री ने सब इग्नोर कर दिए। दो दो दे जस्ट डन टू डिसीजन, दो निर्णय। एक, उसी समय मोरली मिस्टर रमेश लेखक ने रिजाइन कर दिए और सरकार ने एक कमिटी गठन कर दी। सेकेंड डे का दो जो आंदोलन है नो मंगलवार का, वो जेएनजी का नहीं था, वो जेएनवाई का था, उनका पेरेंट्स का था, उनका ज्ञान पेरेंट्स का था, उन लोगों का नहीं था। और ये प्लान नहीं था, ये अनप्लान था। तो जो मंगलवार का मास सड़क में आए थे, उनका एक ही क्वेश्चन था, बच्चे को गोली क्यों मारा? गवर्नमेंट can't address properly. So it's 10 दिन में, 10 घंटे में सब कुछ चेंज हो गया। जी सर, 9 तारीख को, 9 मतलब कल की दोपहर तक ये खबर सबको लग गई थी कि पीएम ओली का इस्तीफा आ चुका है, सबको ये बात पता चल गई थी। फिर भी वहां के लोगों ने प्रदर्शन जारी क्यों रखा? हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में आग लगाई गई, संसद को फूंक डाला, मंत्रियों की पिटाई हुई, उन्हें बंधक तक बनाया गया। तो पीएम ओली के इस्तीफे के बाद भी वहां लोग शांत क्यों नहीं हुए? ऐसे जिस आंदोलन था ना, वो आंदोलन का मार्ग प्रधानमंत्री का रिजिग्नेशन तो नहीं है ना। पहले जो जेएनजी सड़क में आए थे, उनका सवाल था हमारे कर कैसे खर्च किया, कहाँ पे खर्च किया, हमें दिखाओ। उनका जो क्वेश्चन था, उसका उनका आंसर गवर्नमेंट ने नहीं दिया। सेकेंड डे का जो प्रोटेस्ट था, उनका क्वेश्चन था हमारे बच्चे को गोली क्यों मारा? दे डिडंट डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ प्रधानमंत्री। उनका मांग तो प्रधानमंत्री का राजीनामा तो नहीं था, इस्तीफा तो नहीं था, उन्होंने वो नहीं मांग किया था। उनका डिमांड था बताओ हमें क्यों मारा, गोली सर पे क्यों मारा, इतने लोगों को क्यों मारा, उसने तुम्हारे साथ क्या मांगा था? सत्ता नहीं मांगा था, पावर नहीं मांगा था। दे डिडंट वांट्स टू चेंज द पॉलिटिकल सिस्टम,
दे जस्ट आस्क। तो सर एक चीज और मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार के प्रति गुस्सा तो समझ आता है कि सरकार के प्रति गुस्सा जायज था वहां के लोगों का, क्योंकि करप्शन हो रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था, मिस गवर्नेंस था। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि पत्रकारों के प्रति भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा वहां पे देखा। एक कांतिपुर अखबार है, उसके दफ्तर में आग लगा दी गई, आज दोपहर तक उनका दफ्तर जलता रहा। तो वो ऐसा क्यों हुआ है? एक ही नहीं उन्होंने कांतिपुर टीवी, कांतिपुर पब्लिकेशन पत्रिका है ना, और अन्नपूर्ण पोस्ट, 3 मीडिया हाउस में, दो मीडिया हाउस का 3 यूनिट्स में आग फूक दिए, सब कुछ बर्बाद कर दिए। जी, तो क्यों ये ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कुछ कुछ साल से नेपाल में राजशाही को रिटर्न करने के लिए भी मूवमेंट हो रहा है। सम कुछ कुछ लोग, दे आर ट्राइंग टू और उन लोगों ने बारंबार नेपाल में प्रोटेस्ट भी किया, बट उनका सब प्रोटेस्ट फेल हो गए। इसी साल मई महीने में भी हुआ हाँ था, हाँ दुर्गा हाँ परसाई का हाँ नाम आया हाँ था इसमें कि वो हाँ फंड कर रहा है हाँ प्रोटेस्ट को। हाँ, कुछ सोशल पर्सन्स, कुछ पॉलिटिकल पर्सन्स, दे सब वो दोनों मिलके नेपाल में क्रांति करने के ट्राई कर रहे थे। दे ऑल फेल्ड। दुर्गा प्रसाद भी फेल हो गए, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जो रोयलिस्ट पार्टी है नेपाल का, वो जी। भी फेल हो गए। वो कुछ मौका ढूंढ रहे थे, हम कहां से एंट्री करें। हम्म। उसी समय जेएनजी का आंदोलन हो गए। हम्म। उनका कुछ मांग ही नहीं था। दे आर नॉट अगेंस्ट आवर सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम। जेएनजी है, वो तो हमारे से भी ज्यादा चेतनशील हो। दे लव मच फ्रीडम। हम्म। तो वो राजशाही तो स्वीकार नहीं करेंगे ना। बट उन सब लोगों ने मिलके बच्चे लोगों को ढाल बना दिया। हम्म। और नेपाल का जो संसद भवन है वो फूक दिए, सिंह दरबार वो फूक दिए, सर्वोच्च अदालत और सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग्स फूक दिए, जी। स्पेशल कोर्ट जिसके फूक दिए। सुप्रीम कोर्ट जिसके कुछ पहले ही, कुछ चंद किलोमीटर, 1 किलोमीटर का भी फासला नहीं होगा, वहां पे आर्मी का हेडक्वार्टर्स है, या नेपाल आर्मी का। तो एक सवाल मेरा ये, 1 किलोमीटर नहीं, जो करीब नेपाल ही का है। सिंह दरबार है, जी। नहीं, जो नेपाल का सिंह दरबार है, सिंह दरबार प्रॉपरली आर्मी के अंडर है। जी, तो मेरा सवाल यही है सर, इससे जुड़ा मेरा सवाल यही है कि जब आर्मी के इंस्टॉलेशन इतने करीब थे, आर्मी वहां रहती थी, उनकी मौजूदगी वहां रहती थी, फिर भी आर्मी की मौजूदगी के बाद भी इतनी अराजकता कैसे फैल गई? आर्मी ने उन लोगों को, प्रदर्शनकारी जो थे, उनको रोका क्यों नहीं ये सब तोड़ फोड़ से या आगजनी से? क्या आर्मी के ऊपर भी किसी तरह का दबाव था? हम अभी यही प्रश्न पूछ रहे हैं, वेयर आर यू इन 10 आवर, 10 घंटे आप लोग किधर थे? देखिए, नेपाल का जो प्रेसिडेंट का हाउस है, नेपाल का प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी सिस्टम, ऑल आर अंडर नेपाल आर्मी, ऑल। नेपाल का जो राष्ट्रपति जी है वो आर्मी का चीफ है, जिसको हम परमाधिपति कहते हैं। जब किंगशिप, नेपाल में किंगशिप थे, नेपाल में जब राजतंत्र थे तो वो राजा थे, जब गणतंत्र आ गए तो राष्ट्रपति सेना का परमाधिपति है। उन्हीं का बिल्डिंग जोगा नहीं सके, वहां पे प्रदर्शनकारी ने आग फूक दिए। वी डोंट नो वेयर इज आवर प्रेसिडेंट।
अभी प्रेसिडेंट फिर और अभी अभी ये सब नेता जो जो भी ओली सरकार में मंत्री थे और खुद पीएम ओली, इनका कुछ पता चल पाया है कि ये कहाँ पे हैं? क्या ये कहीं किसी और देश भाग गए हैं या फिर नेपाल में ही है? इनका कुछ पता चल पाया अब नहीं तक? नहीं 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 नहीं, कोई भी नेपाल से नहीं भगा हुआ है, नेपाल में ही है, ये सब लोग नेपाल में ही है। ऑफिशियली वो लोग कहाँ पे है, अभी तक कुछ पता नहीं ऑफिशियली। मतलब हम तो जर्नलिस्ट है, हमारा सोच तो बताएंगे हमको। हमें तो हम्म। मालूम है वो लोग किधर है। नेपाल कोई भी मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर नेपाल से, कोई भी लोग नेपाल से बाहर नहीं गए हुए, यहीं पे है। आर्मी के सिक्योरिटी में वो बैठे हुए हैं। नेपाल का प्रधानमंत्री भी वहीं पे है, अब एक्टिंग प्रधानमंत्री कहीं है, अब नेपाल का एक्टिंग प्रधानमंत्री भी वहीं है, नेपाल का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भी वहीं है, सब लोग एक ही जगह आर्मी के सिक्योरिटी चेन में बैठे हुए हैं। बट दे आर नॉट इस टाइम। हमें एज ए जर्नलिस्ट, हमें और एज ए पब्लिक नेपाली नागरिक के हक से हमें तो जानकारी चाहिए ना, हमारा राष्ट्रपति कहाँ पे है। ऐसे अवस्था में तो दे ही नीड टू एड्रेस द पीपल ऑफ नेपाल। हम्म। कल नेपाल के आर्मी चीफ ने संबोधन किया। हम्म। ही इज ए सिक्योरिटी पर्सन। आर्मी चीफ जो है वो ही इज ए सिक्योरिटी पर्सन, ही इज नॉट ए स्टेट पर्सन, ही इज नॉट ए स्टेट चीफ। इस समय हमारा स्टेट चीफ कौन है? हमारे पास प्रधानमंत्री नहीं है, उन्हें रिजिग्नेशन दे दिया, राष्ट्रपति ने उनका रेजिग्नेशन स्वीकृत कर लिए। अभी सिटिंग पोजीशन पे सबसे ऊपर कौन है? राष्ट्रपति है। र सब नेपाली जनता आर्मी से क्वेश्चंस कर रहे हैं, 10 घंटे आप किधर थे, क्यों नहीं आए? हम्म। आपके सिक्योरिटी चेन में रहा हुए सिंह दरबार कैसे जला? आपके 100% सिक्योरिटी चेन में रहा हुआ शीतल निवास, हाउस ऑफ तो क्या सर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। इसके पीछे भी कोई कॉन्स्पिरेसी है क्या, कि किसी का दबाव था आर्मी के ऊपर? हम इस क्वेश्चन का आंसर खोज रहे हैं। देर आर सम डॉट्स, यू नो, देर आर सम डॉट्स, देर आर सम डॉट्स। जी, धीरे धीरे उनकी अभी परतें खुलेंगी। जी सर, हाँ, एक अभी बात और अभी मैं समझना अभी ऐसा हो सकता है, कह सकते हैं, यही है, नहीं कह सकते हैं ना, हो हम्म। सकता है कह सकते हैं। जी सर, एक बात मैं ये समझना चाहता हूँ कि अभी कुछ देर पहले आप जिक्र भी कर रहे थे कि राजशाही को लेकर जो प्रोटेस्ट पहले भी चले हैं, फेल हुए हैं। तो अभी जब कुछ लोग जैसे क्रांति कह रहे हैं, ये जेनजी क्रांति हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं, तो क्या राजशाही वापस आ जाएगी? क्या ऐसा धड़ा नेपाल में अभी भी है जो ये कह रहा है कि अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा हो चुका है, इसलिए हम राजा को वापस ला लेते हैं, राजशाही की वापसी कर लेते हैं? तो ऐसा कुछ होता दिख रहा है आपको? दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। तो क्या ये सफल हो वो पाएंगे ये लोग? कितना माहौल है नहीं उनके नहीं पक्ष नहीं में? नहीं 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 नहीं, संभव ही नहीं है। देखिए, नेपाल में गणतंत्र के लिए जनरेशन की जब हम बात करते हैं तो नेपाल में गणतंत्र लाने के लिए बंदूक से नहीं, सड़क से, विथ पीसफुल प्रोटेस्ट, जेन वाई ने मेहनत किया है। अभी जो सड़क में गए हुए बच्चे हैं, उनका पिताजी ने नेपाल में गणतंत्र लाए हैं। इसलिए नेपाल में राजशाही फरकाने के लिए अभी जो षड्यंत्र हो रहा है वो तो संभव नहीं है। अगर किसी शक्ति के दबाव में आर्मी ने और राष्ट्रपति, अभी राष्ट्रपति जी है, राष्ट्रपति मुझे नहीं लगता नेपाल में लोकतंत्र के लिए बहुत समय से स्ट्रगल किए हुए हमारे राष्ट्रपति जी है। हमें नहीं हम्म। लगता है कि वो ये गणतंत्र के विपक्ष में जाएंगे, हमें नहीं लगता है। अगर सडनली एक्सीडेंटली अगर वो भी गणतंत्र के विकल्प में गए और आर्मी नेपाल के गणतंत्र के विकल्प में गए तो जेनरेशन जे एक्स जेनरेशन जी और जनरेशन वाई जी। दोनों ही सड़क पे आएंगे। जी सर, आखिरी सवाल है मेरा
कि अब क्या, अब कौन चलाएगा नेपाल को? क्या चुनाव होंगे? क्या काठमांडू के मेयर बालेन शाह प्रधानमंत्री बनेंगे? सुशीला कार्की जी का भी नाम आ रहा है। क्या प्रोसेस होगा? क्या चुनाव होंगे? नेपाल का भविष्य क्या होने वाला है? देखिए, नेपाल इट्स अ मिराकल कंट्री। यहाँ क्रांति भी जल्दी हो जाता है और समाधान भी जल्दी हो जाता है। एक ही दिन में, एक ही दिन में, कल 10 बजे से अभी 10 बजे तक 12 घंटे में नेपाल का सिक्योरिटी सिस्टम आर सो मेनी स्टोन्स चेंज हो रहे हैं। अभी वेंडलिज्म नहीं है, लूटपाट ऐसा घटना अभी नहीं है। इट्स अंडर कंट्रोल, अंडर दिस सिक्योरिटी। अभी राष्ट्रपति जी के निर्देशन में नेपाल के प्रधान सेनापति डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप और डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति के साथ, नेताओं के साथ वो डायलॉग कर रहे हैं। व्हाट इज योर डिमांड, दिस दे ही आस्क्ड देयर डिमांड्स। वो जेएनजी के साथ भी डायलॉग कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सम वे टू रिसॉल्व दिस क्राइसिस। मुझे जैसे बालेन शाह, मुझे नहीं लगता बालेन शाह मेयर से प्रधानमंत्री होंगे। वो उनका वो नेचर नहीं है, वो नहीं होंगे। क्लियर है। और कल उनका भी टेस्ट हो गया ना। उन्होंने उन्होंने बारंबार फेसबुक में तो आग्रह किया, पोस्ट किया, अब हो गया, प्रधानमंत्री ने रिजाइन दे दिया, अब हम हमारे तरीके से सरकार बनाएंगे, क्रांति हो गया, घर फर्को। कोई भी नहीं फर्का। दे ऑल इग्नोर्ड हिम। मुझे नहीं लगता वो प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे लगता है somehow political forces are coming in mainstream somehow within 1 week.